हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने इस क्लास में फिर से आपका वेलकम करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर खान सर द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है 11,000 प्लस क्वेश्चन वाले जो न्यूमेरिकल बुक है, इसमें एसएसटी भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, जिसमें कि 11,000 प्लस क्वेश्चंस है। तो इसी के हम पोर्शन जो है फिजिक्स से स्टार्ट किए हैं और अभी तक हमने 23 तक के वीडियोज़ को क्लास को कवर किया है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का सलूशन हमने प्रोवाइड कराया है आपको। तो इसका जो वीडियो है 23 तक वो प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है चैनल के प्ले लिस्ट में, तो वहाँ से जा कर के आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज का क्लास जो होगा 24 नंबर से शुरुआत होगा। तो आप लोग के लिए हम एक छोटी सी लाइन कहना चाहेंगे कि ध्यान से सुनिएगा। कि कहा जाता है कि ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जब तक ना लगे चोट हथौड़ों का, जब तक ना लगे चोट हथौड़ों का, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि ज़िंदगी में कितने चोट सहने के बाद पत्थर वो भगवान का रूप ले लेता है, जिसे लोग फिर पूजने लगते हैं। तो इस तरह से अपने को भी इतना संघर्ष करके योगफुल बनाइए कि आपको भी लोग दूसरे को एग्जाम्पल दें, आपका एग्जाम्पल दे करके उसे मोटिवेट करें, या आप अपने भी समाज में अपना नाम रुतबा बना सकें। तो आप भी अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए संघर्ष लगातार करते रहिए, यही भगवान से अपने कामना रहेगी। तो चलिए 162 नंबर आज के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 162 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का संवेग ऑप्शन ए है केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बी है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, सी है द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, डी है कि केवल वेग पर निर्भर करता है। तो भाई आपको हमने पहले भी बताया है कि संवेग किसे कहते हैं, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो यहाँ से आपका संवेग को हमने बताया है कि सूचित किया जाता है क्या चीज़ से, पी से सूचित किया जाता है, पी से सूचित किया जाता है संवेग को। और पी बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। तो P बराबर एम भी ऐसे सूचित करते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो संवेग जो है दोनों पर निर्भर करता है, यानी कि द्रव्यमान पर और वेग दोनों पर निर्भर करता है। यहाँ से और भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा कि कहा जाता है कि किसी भी वस्तु का संवेग में यदि उसके मास को बढ़ा दिया जाए, जैसे कि इसको द्रव्यमान को बढ़ा दिया जाए, तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या संवेग को कांस्टेंट रखा जाए, एक निश्चित रखा जाए, और उसमें द्रव्यमान का मान को बढ़ा दिया जाए, तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप यहाँ से संबंध समझ सकते हैं। संबंध क्या होता है कि P बराबर होता है m इंटू भी, यानी कि हम कह सकते हैं P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती है किसके, m के, और P जो समानुपाती है v के। यानी कि यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो इसका संवेग भी बढ़ेगा, इसका वेग भी बढ़ेगा तो भी इसका संवेग बढ़ेगा। लेकिन जो m और v होता है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, यानी कि यदि किसी वस्तु का जो है संवेग को एक निश्चित वैल्यू रखा जाए और उसके मास में बढ़ाया जाए या घटाया जाए, यदि मास को बढ़ाया जाए तो उसका वेग घट जाएगा, अगर मास को घटाया जाए तो उसका वेग बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप तीनों में संबंध समझ सकते हैं कि P जो होता है प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m और v का, और m जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है v का, यानी कि वेग का। ठीक है, ऐसा करते हैं समझे होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 163 नंबर क्वेश्चन है कि पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है, यानी कि पेट्रोल इंजन को स्पष्ट है। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जब आप पेट्रोल इंजन को देखते हैं तो उसको कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी इंजन जो है वो पेट्रोल इंजन है। तो उसको पहचानने के लिए स्पार्क प्लग द्वारा पहचाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी में है आपका स्पार्क प्लग। ठीक है, तो स्पार्क प्लग कैसा होता है, तो एक नज़र में आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपका आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर स्पार्क प्लग आ गया है।
ठीक है। तो ये स्पार्क प्लग होता है जो कि पेट्रोल इंजन में लगा होता है। तो आप बाइक में देखे होंगे कि ये स्पार्क प्लग होता है और यहाँ स्पार्क करता है, यहाँ स्पार्क करता है, चिंगारी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो आपका जो है इंजन वर्क करता है। तो ये होता है स्पार्क प्लग और इसी को देख करके पहचाना जाता है कि जो है आपका इंजन जो है पेट्रोल इंजन है। ठीक है, पेट्रोल इंजन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को कौन सा जो ऑप्शन है ये इसमें से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो हम 1 बाई 1 यदि अगर ऑप्शन पढ़े तो काफ़ी लेट हो सकता है, तो आप वीडियोस को रोक करके पॉज करके इसका आंसर खुद से पहले ट्राई कीजिए और इसके बाद हमारे आंसर को देखिए। तो देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जो यूज किया जाता है यंत्र वो विद्युत जनित्र होता है। अब विद्युत जनित्र कैसा होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए यंत्र होता है जिसे हम विद्युत जनित्र कहते हैं। ये कैसा होता है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पानी का डैम होता है जहाँ से बिजली उत्पन्न किया जाता है, तो वहाँ ये जनित्र विद्युत जनित्र लगा होता है। तो वहाँ क्या होता है कि पानी के धार से रोटेट करता है गोल गोल, और रोटरी मोशन से होने के बाद वो जो है उसमें बिजली उत्पन्न होती है। तो उसे ही मतलब जो पानी का जो धार हो गया वो आपका यांत्रिक ऊर्जा हो गया, और जब ये विद्युत जनित्र आपका रोटेट करने लगा तो उससे आपका उत्पन्न हुआ विद्युत ऊर्जा। तो ये विद्युत जनित्र कैसा होता है, तो आपको इमेज दिखाते हैं, उससे आप देख करके विजुलाइज कर सकते हैं। यह आप कह सकते हैं विद्युत जनित्र यहाँ भी लगा होता है, जो जनरेटर होता है जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, जो शादी विवाह में या बहुत सारे वर्कशॉप में बहुत सारी जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इंजन लगा होता है ये इंजन होता है, और इंजन को एक घूमने से ये जो स्पिंडल होता है यहाँ से हैंडल लगा करके इसे स्टार्ट किया जाता है। तो स्टार्ट करने के बाद ये बेल्ट के थ्रू इसको पावर देता है। तो ये पावर देता है, तो ये क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को, ये आपका विद्युत जनित्र होता है, आगे वाला जो पार्ट होता है यही विद्युत जनित्र होता है। तो यही यांत्रिक ऊर्जा कौन देता है, तो ये इंजन देता है। जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो ये नाचने लगता है, इसमें पावर आ जाती है। तो ये पावर क्या करता है कि विद्युत जनित्र को ट्रांसफ़र कर देता है, और विद्युत जनित्र क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने लगता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे विद्युत जनित्र को। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से ये काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। और यदि इसी क्वेश्चन में बात किया जाए विद्युत मोटर को, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ये उल्टा काम करता है। ये क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि जब ये मोटर जो होता है, मोटर, इसमें अगर हम लाइन देते हैं 2 फेज या 3 फेज, जिस पर ये काम करने वाला होता है, जिस तरह का इसमें सिस्टम होता है, तो इसमें यदि हम लाइन देते हैं तो ये क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा में प्रोवाइड करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि इसका प्रयोग बोरिंग के तौर पे किया जाता है, तो जहाँ पानी को नीचे से ज़मीन से निकाल करके खेतों में बहाव के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। तो आप यहाँ से भी देख करके समझ सकते हैं कि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 165 नंबर है कि प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंप की मासिक खपत होगी। जब हम प्रतिदिन 8 घंटे किसी 10 लैंप को जिसका जो खपत है 100 वाट के हिसाब से है, और वो 30 दिनों में, यानी मासिक खपत, यानी कि 30 दिनों का खपत बताना है कि कितना खपत होगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ फार्मूला होता है, यहाँ किया जाता है कि जैसे कि आपका एक दिन में 8 घंटे जलाए जाते हैं, प्रतिदिन 8 घंटे जलाए जाते हैं, तो सभी यूनिट को गुना कर जितने भी जो डाटा दिए जाते हैं उनको गुना कर दिया जाता है। तो यूनिट निकालने के लिए, यानी कि टोटल यूनिट कितनी खपत होगी, मासिक खपत पूछा है, यानी 30 दिनों के लिए। तो एक दिन में कितना खपत होता है, तो 8 घंटा चलता है एक दिन का, तो 30 दिन का कितना होगा, तो 30 से इंटू कर देंगे। अब एक जो बल्ब जो है
एक लैंप है वो 100 वाट का है, तो 100 वाट का है तो टोटल कितने लैंप जलाए जा रहे हैं, तो 10 लैंप। तो 10 लैंप, अगर एक लैंप का 100 वाट है तो 10 लैंप का कितना वाट होगा, तो 100 से इंटू कर देंगे। यानी कि जितने दिन का पूछेगा आपको और एक दिन का दिया रहेगा तो उससे टोटल डे का गुना कर देंगे, और जो आपका उपकरण दिया रहेगा और उसका जो वाट दिया रहेगा उसको गुना करके 1000 से भाग कर देते हैं, 1000 से भाग कर देते हैं। तो 1000 से जब डिवाइड कीजिएगा, भाग कीजिएगा, तो जो आपका टोटल आएगा, सॉरी ये नहीं, ये जीरो रहेगा, तो आएगा आपका 240, 24, 240 यूनिट। यानी कि यदि किसी भी बल्ब को 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाए और टोटल जो 10 लैंप है और उनका 100 वाट है एक बल्ब का, तो मासिक खपत बताना है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि 15 दिन का खपत क्या होगा, तो 30 के स्थान पर आप 15 दिन लिख देते, तो आपका 15 दिन का जो टोटल यूनिट है निकल जाता। तो 240 ऑप्शन नंबर ए जो है का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, तो जो शुष्क सेल होता है, जो ड्राई सेल होता है, उसमें जो एनर्जी आपका स्टोर रहता है वो कौन सा एनर्जी होता है। तो जो एनर्जी होता है रासायनिक ऊर्जा होती है, यानी केमिकल एनर्जी होता है। अब ये शुष्क सेल कैसा दिखता है, तो देखिए इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने ये जो ड्राई सेल है, तो आप देख सकते हैं इस ड्राई सेल को कहाँ उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो है इसका प्रयोग किया जाता है घड़ी में भी, घड़ी जो आपके घरों में दीवार घड़ी होते हैं उसमें, या रिमोट में आप देख सकते हैं कि इसका रिमोट में भी प्रयोग किया जाता है, या बहुत सारे खिलौने आते हैं जो इलेक्ट्रिकल खिलौने आते हैं, या बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, तो वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं आपके ड्राई सेल कैसा होता है और उसमें कैसा एनर्जी स्टोर रहता है, तो केमिकल एनर्जी स्टोर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य करने में मानव शरीर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा होती है। कार्य करने में जो मानव शरीर द्वारा जो ऊर्जा की खपत होती है वो ऊर्जा कौन सी होती है। तो ऑप्शन ए है स्थितिज ऊर्जा, बी है वैद्युत ऊर्जा, सी है रासायनिक ऊर्जा और डी है नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रासायनिक ऊर्जा। क्योंकि जो आपके शरीर में स्टोर रहता है, मानव के जो शरीर में स्टोर रहता है, कौन से एनर्जी स्टोर रहती है, केमिकल एनर्जी होती है। यहाँ से और भी क्वेश्चन आता है कि जब आप किसी भी साइकिल को चलाते हैं तो पेडल मारते हैं, तो आपके शरीर से कौन सी एनर्जी जो यूज होती है, प्रयुक्त होती है, तो आप उस समय भी बताइएगा कि कौन सी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। तो एक प्रश्न को कैसे भी घुमा करके पूछे आप उसका जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसका, जब किसी वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसका, ऑप्शन ए है त्वरण दोगुना हो जाता है, संवेग दोगुना हो जाता है, सी है गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है और डी है स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। तो जो वेग जो है इसका कौन सा दोगुना होता है, तो आपका संवेग दोगुना हो जाता है, क्योंकि संवेग जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ से कैसे आप समझेंगे कि संवेग यानी कि संवेग दोगुना हो जाता है, यानी संवेग को p से इंडिकेट करते हैं, p = m/v होता है। तो यहाँ से अगर संवेग आपका वेग जो है आपका दोगुना हो जाए तो संवेग भी दोगुना हो जाएगा। आपका वेग जो है 4 गुना हो जाए तो ये भी संवेग भी आपका 4 गुना हो जाएगा। लेकिन यही एक संबंध वाला दूसरा क्वेश्चन आता है सेम टू, क्या कहता है उसमें कि यदि किसी वस्तु का वेग जो है दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा उस समय क्या होती है, 4 गुनी हो जाती है। कब, जब वेग को दोगुना किया जाता है तो गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी हो जाती है। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है आपका हाफ mv², यानी कि हम वेग को यहाँ दोगुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। यानी जो ये गतिज ऊर्जा है 4 गुनी की बराबर हो जाती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तब अधिक द्रव्यमान का आवेग, यानी कि कोई भी दो वस्तु है उसका जो द्रव्यमान है अलग अलग है,
आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि 5 kg हो गया एक का और एक का 10 kg हो गया या कुछ भी हो सकता है, तो उनका जो गतिज ऊर्जा है वो समान है। तब अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा, पूछा गया है कि जब जो आपका मतलब अधिक द्रव्यमान होगा तो उसका आवेग क्या होगा, क्या उसका आवेग भी बराबर होगा दोनों का जब उसका गतिज ऊर्जा समान है। तो क्या कह रहा है, ऑप्शन ए है कि कम होगा, बी है कि ज़्यादा होगा, सी है कि कम द्रव्यमान वाले के समान होगा और डी है कि अधिक गति होगी। तो यहाँ से आप पहले समझ सकते हैं आवेग को किसे कहते हैं एक लाइन में, कि आवेग क्या होता है। आवेग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पल्स। आवेग बराबर आवेग को क्या कहते हैं, इम्पल्स। और आवेग बराबर क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी। यानी कि आवेग को समझिएगा कि जब किसी तीव्र बल को बहुत ही कम समय के लिए आरोपित किया जाता है, तो जो बल आरोपित होता है कम समय के लिए उसे ही आवेग कहते हैं। जैसे कि बात करें कि कोई भी पर्सन है, किसी को एक तगड़ा तमाचा मारता है ज़ोर से और बहुत ही कम झटके में, बहुत ही कम समय में, तो जो लगेगा उस पर वो आवेग महसूस करेगा। तो आप कह सकते हैं कि आवेग द्वारा झटका महसूस होता है। तो उस चीज़ को आप फील किए भी होंगे कि जब कोई भी बल कभी कम समय के लिए अचानक लगता है तो वो आवेग कहलाता है। तो जैसे कि कोई भी पर्सन को एक्सीडेंट भी हो जाता है तो उस समय भी क्या होता है, उस पर आवेग आरोपित होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी तेज बल कभी भी कम समय के लिए किसी भी पर्सन पर आरोपित होता है तो आवेग कहलाता है। तो उस समय क्या होगा कि जितना द्रव्यमान, इसमें क्वेश्चन में क्या किया गया, अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा। तो इसमें अधिक द्रव्यमान यानी कि अगर बड़ा तमाचा रहे, आपका तमाचा का जो द्रव्यमान रहे बड़ा तमाचा रहे, तो आपका आवेग क्या होगा, जोर से लगेगा। अगर तमाचे का साइज छोटा रहे तो आपका जो आवेग जो है छोटा सा लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही द्रव्यमान बढ़ता है तो आवेग भी बढ़ जाता है। तो अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा, अधिक होगा। तो अधिक कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है कि अधिक गति होगी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं आवेग किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 170 नंबर। तो 170 नंबर काफ़ी टफ क्वेश्चन है और इसको डिस्क्राइब करेंगे तो मतलब ये बन जाएगा, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा। इसका लेवल भी बहुत हाई है तो इससे ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1 kg द्रव्यमान राशि का वजन है, 1 kg द्रव्यमान राशि का वजन कितना होता है, तो 9.8 न्यूटन स्टैंडर्ड जो माना गया है, 9.8 न्यूटन माना गया है। किसके अनुसार, 1 kg राशि के बराबर। अब इसे BIS के अनुसार 9.8 माना गया है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या ऑप्शन में इसे नहीं दिया जाता तो आप किसे टिक करते, तो जो इसके नज़दीक में, काफ़ी नज़दीक में होता है तो आपका 10 न्यूटन हो जाता है। लेकिन 9.8 अवेलेबल है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं 172 नंबर। 172 नंबर है, जब हम रबड़ की गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। तो जब रबड़ की गद्दे है उस पर आप बैठते हैं तो वो गद्दा तो दब जाएगा और उसी आकृति में बना रहेगा जब तक आप उस पर से बल हटाएंगे नहीं। तो उस अवस्था में आप में उस गद्दा में जो आरोपित रहता है स्थितिज ऊर्जा संचित रहता है। क्या, संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा संचित रहता है। इसका एक एग्जाम्पल ये गद्दा वाला सीट हो गया। और एग्जाम्पल की बात करें तो आपसे कहा जाता है कि जब तीर धनुष चलाने वाला कोई पर्सन है, जैसे कि मान के चलिए आप राम जी को ही, तो जब राम जी ये इस धनुष के जो ये तार होता है, तार या धागा जो होता है, तो इसको तीर चलाने के लिए टाइट करते हैं। जैसे कि जब इस धागे को टाइट किया जाएगा, खींचा जाएगा, तो ये इस तरह का बन जाएगा। तो इस तरह का जब बनेगा तो खिंचाई हुई धनुष में जो संचित एनर्जी रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उस समय भी स्थितिज ऊर्जा इसमें संचित रहती है, क्योंकि इस पर बल लगा करके इसे अपने ओरिजिनल पोजीशन के कंपेयर में इस पर बल लगा करके इसका विरोध किया जा रहा है। तो इसलिए उस अवस्था में इसमें भी स्थितिज ऊर्जा संचित रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 173 नंबर। जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण के गुणनफल जो होता है उसे हम टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। अगर आप टॉर्क के बारे में जान रहे हैं तो अच्छी बात है, और थोड़ा सा अगर जानते भी हैं तो रिवीजन हो जाएगा। आप सुन लीजिए। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क को हम इस तरह से टी की तरह वेव बना करके ऊपर में इसे इंडिकेट किया जाता है। टॉर्क बराबर होता है, टॉर्क बराबर आपका होता है, क्या होता है देखिए, हट गया, होता है टॉर्क बराबर आपका एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। यानी कि यहाँ टॉर्क क्या कहता है कि जब किसी भी आघूर्ण बल को जितने दूरी के हिसाब से आरोपित किया जाता है तो जो बल उसमें उत्पन्न होता है, जो आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, सॉरी या टॉर्क कहते हैं। तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि जैसे कि ये नल का टोटी होता है, कोई भी नल जो होता है इसका टोटी जो होता है ऊपर वाला, जिसे हम ऐंठते हैं तो गोल गोल रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये घूमता है और नल हमारा चालू हो जाता है। तो अगर नल का टोटी जो है जितना आकार में बड़ा होगा, जैसे कि यहाँ सेंटर है, जितना आकार में बड़ा होगा तो डिस्टेंस इसका सेंटर से जितना ज़्यादा रहेगा तो बल आघूर्ण कम लगता है, बल आघूर्ण कम लगता है। तो यानी कि डिस्टेंस आपका बढ़ेगा तो बल आघूर्ण यानी कि एफ का मान जो है कम लगाना पड़ेगा। तो इसके एग्जाम्पल एक और आप समझ सकते हैं ऐसे कि कहा जाता है कि जैसे कि चापाकल हो गया, चापाकल हो गया तो चापाकल में अगर यहाँ से हैंडल लगा होता है, इस तरह से आपका हैंडल लगा होता है, तो यहाँ से जो जॉइंट होता है फलक्रम यहाँ लगा हुआ होता है, तो यहाँ से आप इसका डिस्टेंस जितना ज़्यादा हैंडल का बढ़ाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, आपको बल कम लगाना पड़ेगा, बल आपको कम लगाना पड़ेगा कल को चलाने के लिए। अगर इस फलक्रम से हम क्या करें कि यानी कि आप देख रहे हैं कि जितना डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है वहाँ बल कम लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो उस तरह से आपका टॉर्क काम करता है। यदि हम इसका हैंडल का डिस्टेंस बहुत कम रखें तो ये जो चापाकल है बहुत टाइट चलेगा। तो यहाँ से टोटी का भी वही बात होता है कि टोटी का अगर आकार बढ़ाते हैं, सेंटर से इसका डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो ये आसानी से खुल जाता है। नहीं तो अगर टूटा हुआ टोटी पर आप बल आरोपित करते हैं तो देखते हैं कि वो खोलने में बहुत कठिनाई होती है, जल्दी से वो खुलता नहीं। या आप बात करें कि चारा काटने वाला जो मशीन होता है, चारा काटने वाला मशीन जितना बड़ा व्हील होता है, सेंटर से जितना डिस्टेंस होता है इसका, तो अगर एक और बड़ा व्हील है तो जितना ज़्यादा बड़ा व्हील रहेगा, चक्का रहेगा चारा काटने वाला मशीन का, तो उसमें बल कम लगाना पड़ता है, कम ही बल में वो आसानी से घूम पाता है। अगर छोटा हम चारा मशीन का प्रयोग करते हैं तो वहाँ बल ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं जो टॉर्क होता है बल और दूरी के गुणनफल होता है, और इसमें जितना हम डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ाते हैं तो बल कम लगाना पड़ता है, और जितना डिस्टेंस कम होता है वहाँ बल ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 174 नंबर है कि एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है। एक जो गोल आंतरिक इंटरनल जो कॉर्नर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फिलेट। ऑप्शन नंबर बी है, उसे क्या कहा जाता है? फिलेट। अब फिलेट कैसे कहते हैं तो आइए फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फिलेट किसे कहते हैं। ये जो कॉर्नर का जो जॉइंट होता है जो राउंड में बनता है इसे फिलेट कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा गोल आकृति तरह का बनेगा आपका। तो ये जो कॉर्नर का इंटरनल कोना, बाहरी नहीं इंटरनल कोना, अंदर से जब यहाँ देखेंगे तो ये बाहर तरफ से इमेज बनाया गया है, अंदर से जब इसे देखेंगे तो यहाँ गोल तरह का बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये इंटरनल जो कॉर्नर होता है तो इसी को हम फिलेट कहते हैं। ठीक है, 175 नंबर क्वेश्चन है कि रेल की पटरियों के बीच चौड़े लकड़ियों के पट्टे यानी कि उसे हम स्लीपर्स कहते हैं लगाए जाते हैं। जो रेल की पटरियाँ होती हैं उनके नीचे जो है चौड़े लकड़ी क्यों लगाए जाते हैं? तो क्यों लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए है सौर, तो आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है कि कहा जाता है कि चौड़े लकड़ियों के पट्टी इसलिए लगाए जाते हैं जिसे हम स्लीपर्स कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि अपने पैर के नीचे आप स्लीपर्स पहनते हैं, क्यों? ताकि आपका जो है बॉडी का दबाव जो है एब्जॉर्ब कर सके और आपको पैर में कुछ चुभे नहीं।
आपके द्वारा जो बल लगाए जा रहे हैं चप्पल पे, आपके स्लीपर्स पे, आपके चप्पल को भी तो स्लीपर्स कहा जाता है। तो उसी तरह से ट्रेन के पटरियों के नीचे जो लगाए जाते हैं लकड़ी के पट्टे, उसे भी स्लीपर्स कहते हैं। और वो गाड़ी के द्वारा जो उत्पन्न दबाव होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको और दबाव को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका है कि उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन ए क्या कहा जा रहा है, देखिए कि शॉक एब्जॉर्ब्स के रूप में कार्य करने के लिए, तो जो मतलब झटका जो होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए तो ज़रूरी नहीं है, दबाव को उसको कम करने के लिए लगाया जाता है, ताकि आपका जो ज़मीन है वहाँ जो रोड़ी पत्थर दिया जाता है उस पर दबाव वो सहन कर पाए और वो उसके जो पटरी जो है नीचे धंसे नहीं, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। 175 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 176 नंबर। कहा जा रहा है कि रेल पथ में फिश प्लेट का काम है, जो अब फिश प्लेट लगाया जाता है। देखिए एक और होता है, वहाँ स्लीपर्स हम था नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब क्या कह रहा है कि फिश प्लेट कैसा होता है, तो फिगर के माध्यम से समझिए। देखिए आपके सामने यहाँ दिख रहा है फिश प्लेट कैसा होता है। अब देख सकते हैं ये जो आपका लगा हुआ है, ये जो ज्वाइंट बनाने के लिए, यानी दो पटरियों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके रखने के लिए जो प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम फिश प्लेट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं फिश प्लेट कैसा है, इसमें भी कुछ छेद किए गए हैं और इस पटरियों में भी दोनों में छेद किए गए हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट बना करके असेंबल किया गया है। और इसके नीचे भी जो ये है लकड़ी दिया गया है, क्यों, ताकि इस झटका को सह सके, इस दबाव को सह सके फिश प्लेट के, और फिश प्लेट के जो मजबूती है इसे बना करके रखें, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फिश प्लेट के नीचे देख लीजिए आप लकड़ी का इस्तेमाल भी करते हैं। यह क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फिश प्लेट का काम क्या है, तो फिश प्लेट काम क्या कर रहा था, तो दो पटरियों को जोड़ करके रखने का काम कर रहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए है कि दो पटरियों को जोड़ करके रखने का काम करता है कौन, फिश प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 177 नंबर है कि इंजन से पावर आवेगों को स्थिर करने के लिए उपयुक्त है। अब स्थिर के संबंध से आप समझ नहीं पाएंगे कि स्थिर क्या है, तो इतने शुद्ध हिंदी है, तो समझिए कहना क्या चाहता है क्वेश्चन कि इंजन से पावर आवेगों को स्थिर करने के लिए प्रयुक्त है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्लच का प्रयोग किया जाता है, क्लच का। अब यहाँ क्वेश्चन समझिए क्या होता है कि कोई भी जो ड्राइविंग इंजन होते हैं, जैसे कि आप बाइक का बात करें या 4 व्हीलर का बात करें, तो उसमें जो इंजन का असेंबली किया जाता है, तो एक ये हो गया आपका इंजन। तो इंजन से आपका जो होता है गियर बॉक्स जुड़ा होता है, यहाँ गियर बॉक्स जुड़ा होता है इंजन से। जब इंजन रोटेट करता है तो आपका गियर बॉक्स रोटेट होता है, और गियर बॉक्स को असेंबल करने के लिए, इसके साथ जोड़ने के लिए या ना जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, तो इसके साथ क्लच का प्रयोग किया जाता है। जब हम क्लच को पकड़ते हैं तो ये जो होता है इसके साथ डिसएंगेज हो जाता है, मतलब इससे हट जाता है। जो आपका ये इंजन होता है, इंजन से गियर बॉक्स जो होता है हट जाता है। कब, इसको जब हम क्लच को दबाते हैं, और जैसे ही क्लच को हम छोड़ते हैं तो ये जा कर के फिर से इसके साथ इंगेज हो जाता है, चिपक जाता है, एक दूसरे के साथ असेंबल हो जाता है। तो ये इंगेज हो जाता है इस प्रकार कब, जब क्लच को हम छोड़ते हैं। तो क्लच हमारा क्या काम कर रहा है कि जब हमको इंजन से पावर की ज़रूरत है तो उसको देने का काम कर रहा है, और जब हमें ज़रूरत नहीं है तो उसको छोड़ने का काम कर रहा है कौन, तो क्लच। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में कि इंजन से पावर आवेगों को स्थिर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि जब हमें ज़रूरत है पावर को तब हम लेंगे या ना लेंगे, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्लच का। और जो क्लच जो है किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, तो गियर बॉक्स के साथ जुड़ा होता है, और गियर बॉक्स किसके साथ, तो इंजन के साथ। इंजन जब मूवमेंट होता है तो गियर बॉक्स के पास आता है, और गियर बॉक्स को असेंबल और इंगेज और डिसएंगेज करने का काम कौन करता है, तो क्लच काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 178 नंबर क्वेश्चन है कि एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है क्योंकि। अब रॉकेट क्या होता है, जेट इंजन क्या होता है, तो रॉकेट होता है जिसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति व्यवस्था होती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं रॉकेट विमान, तो उसमें ऑक्सीजन
ले करके जाया जाता है, ऑक्सीजन के उसमें टैंक उपलब्ध होते हैं। लेकिन जेट क्या होता है, जेट इंजन, तो जेट इंजन आपका होता है एरोप्लेन जो होता है, जो कि पैसेंजर्स को एक दूसरे से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। तो उसमें जो ऑक्सीजन और जीने की प्रणाली जो बनाई जाती है, तो बाहर के वातावरण से हवा ले करके बनाई जाती है, किसमें, जेट इंजन से। और रॉकेट में ऑक्सीजन को ले करके जाया जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन देखिए ए में कहा जा रहा है कि सी और डी, यानी कि रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था होती है, उसी में होती है, और जबकि जेट हवा बाहर के वातावरण से प्रदान करता है। तो ये बात सही है। और रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है, जबकि जेट नहीं, तो ये भी बात सही है। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो है ए है, सी और डी। लेकिन ए और बी में क्या कहा जा रहा है, तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि उनके कार्य सिद्धांत पूरी तरह से भिन्न है। तो इनके कार्य सिद्धांत जो है पूरी तरह से बिल्कुल अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है, कुछ कुछ एक दूसरे से मिलते हैं, तभी तो ये भी ऊपर जाता है, ये भी उड़ान भरता है और वो भी उड़ान भरता है। तो ऐसा बात नहीं है। तो ठीक है, ऑप्शन सी और डी इसका राइट आंसर है। जेट किसे कहते हैं, तो एरोप्लेन होता है। और रॉकेट कौन सा होता है कि जो आपका अंतरिक्ष में जाने का काम करता है। ठीक है, 179 नंबर देखिए, क्वेश्चन है कि दो डंडों की लंबाई क्रमशः कितना है, 5.234 तथा 5.1 है। डंडों की कुल लंबाई क्या होगी, तो ये तो जोड़ने वाली बात है। इसमें आप जोड़ सकते हैं 5 पॉइंट। इसमें पॉइंट वाला जोड़ में क्या किया जाता है, पॉइंट के सामने पॉइंट लिख करके दाएं वाला अंक को दाएं और बाएं वाले अंक को बाएं लिख दिया जाता है। आपको आता ही होगा पॉइंट वाला जोड़। तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो 433.10, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 1 मीटर लंबे धागे के एक छोर से बांध दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन लास्ट है, लेकिन बहुत बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 1 मीटर लंबे धागे के छोर से बांध दिया जाता है तथा उसे क्षैतिज वृत्त से घुमाया जाता है। यदि एक समान कोणीय वेग 2 रेडियन प्रति सेकंड है, तो धागे का तनाव मान क्या है, मतलब मान जो भी है क्या है। तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है कि एक किसी भी मतलब रस्सी हो गया, जैसे कि ये रस्सी हो गया, इसका जो लंबाई जो है 1 मीटर है, कितना है, 1 मीटर। और इसमें अगर हम पत्थर बांध देते हैं, तो पत्थर का जो द्रव्यमान है कितना है, 1 kg है, 1 kg है। और 1 मीटर लंबी रस्सी के साथ हम बांध देते हैं और ये क्षैतिज वृत्त पर घुमाते हैं, यानी कि ये इस तरह से गोल गोल घुमाते हैं इसको हम। ये यहाँ हम खड़े हो गए लेकर के, तो गोल गोल घुमाएंगे, तो इस तरह से ये गोल गोल एक क्षैतिज वृत्तीय पाथ पर ये गोल गोल घूमेगा। तो कब, और इसका जो कोणीय वेग जो है, इसका एंगुलर जो वेलोसिटी है कितना है, 2 रेडियन पर सेकेंड है, 2 रेडियन पर सेकेंड है। तो इसका जो अभी ये जो पत्थर हम बांध दिए हैं, तो इस पर बाहर की ओर भी बल लगेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल, क्योंकि केंद्र के बाहर लग रहा है। और एक लगता है केंद्र की ओर, तो जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो जो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है इस वस्तु पर, तो उसके कारण, या अपकेंद्रीय बल लग रहा है, इसके कारण जो ये रस्सी में टेंशन होगा, तनाव होगा, ये टेंशन या तनाव होगा, इसी का मान बताना है कि टेंशन या तनाव कितना होगा। तो आई होप क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। और इस टेंशन को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ टेंशन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, जो कि टेंशन बराबर होता है mr इंटू ओमेगा स्क्वायर, mr इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, उतना टाइम नहीं है, कैसे निकलता है ये भी बता देते हैं, लेकिन क्लास बहुत लंबा हो जाएगा और हमें मेन मुद्दा है इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, ये फार्मूला आप डायरेक्ट याद रखिए। तो तनाव बराबर क्या होता है, mr इंटू ओमेगा स्क्वायर। तनाव के लिए क्या करते हैं, mr इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब m मतलब यहाँ इसका द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना दिया है, 1 kg। आप देख सकते हैं 1 kg द्रव्यमान, तो यहाँ 1 हो गया। r क्या है, तो r जो है आपका रेडियस, ये रेडियस हो गया, जो आपका रस्सी के कारण ये सेंटर से रेडियस बन रहा था, जो यानी कि रस्सी का जो लंबाई था,
तो रस्सी का लंबाई कितना था, तो 1 मीटर, इसका भी वैल्यू हो गया 1 मीटर, इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा किससे हम सूचित किए हैं, ओमेगा से, तो कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी को, कोणीय वेग को सूचित किए हैं ओमेगा से। तो ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा का मान कितना दिया है, कोणीय वेग का मान 2 रेडियन प्रति सेकेंड, यानी कि 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 1 इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 आपका न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि जो इस पर रस्सी के द्वारा जो लग रहा है बल ही तो लग रहा है, ये वस्तु जो है इस पर खिंचाव जो हो रहा है, तो इस रस्सी पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है, तो इसलिए जो आपका तनाव होगा तो 4 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बताए गए सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक इसे पूछ सकते हैं, और उसका हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उसका सलूशन लेकर के आएंगे। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताने लायक होगा तो हम उसका रिप्लाई दे देंगे। तो ज़रा भी आपके लिए ये वीडियो क्लास हेल्पफुल रहा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस पर लाइक कर दीजिए। तो चलिए, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।